हम अध्ययन करेंगे प्रश्न उत्तर मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 एक्ट नंबर 8 2011 का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सुनवाई का अवसर प्रदान करके आदेश क्यों पारित किया जाएगा। इसका आंसर है धारा 17 के विरुद्ध कोई अपील की जाने पर। यह बात धारा 17 की उपधारा 2 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन की गई कोई अपील कितनी अवधि के भीतर निपटाई जाएगी। इसका आंसर है अपील किए जाने की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर। कितने 6 माह की कालावधि के भीतर अपील किए जाने की तारीख से। धारा 17 की उपधारा 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। स्थगन आदेश यदि कोई आदेश कोई हो कब प्रवर्तन नहीं रहेगा। इसका आंसर है स्थगन आदेश यदि अपील में पारित किया जाता है तो अपील का निपटारा विहित कालावधि के परे प्रवर्तन नहीं रहेगा। ये बात धारा 17 की उपधारा 3 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अध्यारोही प्रभाव कौन सी धारा में है। इसका आंसर है धारा 25 में है, चैप्टर 4 की। अध्यारोही प्रभाव मतलब ओवर राइडिंग इफेक्ट, अधिभावी प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 31 है कि धारा 25 के तहत इस एक्ट के उपबंध कब अधिभावी होंगे। तो इसका आंसर है अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी बात के होते हुए भी प्रवर्त किसी अन्य विधि में। अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के उपबंध किसी असंगति की दशा में क्या होंगे, अभिभावी होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मामलों का अंतरण कौन सी धारा में है। तो इसका आंसर है धारा 10 में, चैप्टर 2 की। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इस एक्ट के अन्य उपबंधों के होते हुए भी कौन मामलों को एक विशेष कोर्ट से दूसरे विशेष कोर्ट में अंतरित कर सकेगा। तो इसका आंसर है हाई कोर्ट, धारा 10, चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अधिहरण के लिए सूचना कौन सी धारा में है। तो यह धारा 14, सेक्शन 14 में, चैप्टर 3। इसमें टोटल 3 उपधाराएं हैं धारा 14 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि धारा 13 के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी सूचना की तामील कितनी अवधि के भीतर करेगा। तो इसका आंसर है उस व्यक्ति पर जिसके संबंध में आवेदन किया गया है ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए 30 दिन से कम की नहीं होगी। वह अवधि धारा 14 की उपधारा 1 में बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि धारा 14 की उपधारा 1 के तहत सूचना की तामील के क्या बताने की अपेक्षा की जाएगी। आंसर है इसकी कि उसकी आय, उपार्जन या आस्तियों का स्रोत बताने की अपेक्षा की जाएगी जिससे या जिसके द्वारा उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित की है। वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता हो तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विवरण देने की तथा कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सूचना की तामील पर व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा क्यों की जाएगी। तो इसका आंसर है क्यों न ऐसा समस्त या कुछ धन या संपत्ति अथवा दोनों अपराध द्वारा अर्जित किए घोषित कर दिए जाए कि अपराध के द्वारा अर्जित किए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा उनका समअपराध अधिहृत कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केशन कर लिया जाएगा, जब्त, धारा 14 की उपधारा 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब उपधारा 1 के अधीन किसकी, सेक्शन 14 की, किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में तामील किस प्रकार की जाएगी। तो इसका आंसर है सूचना में किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिर्देश हो वहां सूचना की एक प्रति, कितनी प्रति, एक प्रति, सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील करके की जाएगी। ये बात सेक्शन 14 की उपधारा 2 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सेक्शन 14 की सब सेक्शन 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विचारण में खंडन क्यों किया जा सकेगा और ऐसा खंडन कहाँ तक सीमित होगा। तो इसका आंसर है प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलिखित कराई गई साक्ष्य सूचना व विशिष्टियों का
विशेष कोर्ट के समक्ष विचारण में खंडन किया जा सकेगा, परंतु ऐसा खंडन इस एक्ट के अधीन विशेष कोर्ट द्वारा अपराधी के अपराध की अवधारण और न्याय निर्णय के विचारण तक ही सीमित होगा। ये बात कहाँ दी गई है? ये सेक्शन 14 के सब सेक्शन 3 चैप्टर 3 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना कौन सी धारा में है? तो यह धारा 20 में चैप्टर 4 की। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विवरण में त्रुटि के कारण आदेश अविधिमान्य कब नहीं होगा? तो इसका आंसर है इस एक्ट के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, तामील की गई कोई सूचना या पारित कोई आदेश उसमें उल्लिखित मेंशन संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी यदि ऐसी संपत्ति या व्यक्ति ऐसे उल्लिखित विवरण से पहचाने जाने योग्य है, इसलिए वह अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। ये बात धारा 20 चैप्टर 4 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विशेष कोर्टों के आदेशों के विरुद्ध अपील कौन सी धारा के तहत की जाएगी? तो ये धारा 9 के तहत चैप्टर 2 में है और धारा 9 में 3 उपधाराएं हैं और एक परंतुक है।